बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक नहीं है, इसका रीजन क्या होता है। तो ध्यान देंगे, स्कैंडियम वाले केस में क्या होता है, आपका 3D ऑर्बिटल क्या होता है, पार्शियल फील्ड होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन जो आपके एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ, मैं उसको रीड कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, according to IUPAC, transition metal are defined as a metal which have incomplete d subshell either in neutral atom और इन देयर आयंस। अब जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होता है, जो जिंक का फैमिली पूरा है, वो ध्यान देना, उनका फुल्ली डिटेन कॉन्फ़िगरेशन होता है इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि उनका +2 स्टेट होता है। तो जिंक अपने ग्राउंड स्टेट या फिर अपने कॉमन स्टेट में क्या होता है, उनका डी सबसेल फुल्ली फिलफिल होता है, इसलिए उसको ट्रांजिशन मेटल हम नहीं बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा बी। तो हम लोग आपके साथ एनसीईआरटी का लाइन भी डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपका जो एनसीईआरटी का जो लाइन्स है वही आपके इनऑर्गेनिक में पूछा जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, आपसे पूछा गया है इन चारों में से कौन सा आयन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 होगा। तो सबका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। निकल जो होता है, निकल का 28 होता है, उसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो निकल नॉर्मली होना चाहिए था क्या, आर्गन 3d8 एंड 4s2 होना चाहिए था। अगर इसमें +3 करेंगे निकल को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आर्गन 3d7 में। Mn+3 का हम बात करते हैं तो Mn का 25 होता है। Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों लोग, ये होता है आर्गन 3d5 इन 4s2 होता है। अगर इसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या होगा, तो Mn+3 का हो जाएगा आर्गन 3d4 हो जाएगा। आयरन जो है, Rn+3 में पहले आप आयरन का देखो तो आयरन का होता है आर्गन 3d6 4s2। तो Rn+3 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d5 हो जाएगा। कोबाल्ट का न्यूट्रल स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है आर्गन 3d7 4s2 होता है। तो कोबाल्ट+3 का क्या होगा, तो कोबाल्ट+3 का होगा आर्गन 3d6 होगा। हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्वेश्चन के डिमांड से मैच कर रहा है, ठीक है। तो कोबाल्ट+3 का जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा 3d6, यानी टोटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d6। तो कोबाल्ट+3 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, बोला गया है इन सारे ऑप्शन में से किस में ऐसा मेटल आयन होगा जहाँ सारे का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d2 होने वाला है। तो आप ध्यान से देखना इन सारे ऑप्शन को, तो आपको दिखेगा कि जो डी ऑप्शन है, आप सिंपल क्या करना, एक मेटल चेक कर लो, आप एक मेटल चेक कर लो। तो यहाँ पे टाइटेनियम सब में कॉमन है, तो Ti+3, Ti+4, Ti+ एंड Ti+2 में से किस में D2 होता है। तो आपको सिंपल पता है कि Ti+2 में D2 होगा, क्योंकि टाइटेनियम जो होता है इसका जेड होता है 22। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d2 एंड 4s2 होना चाहिए। तो आपका Ti+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3d2। तो इसका मतलब है कि Ti+2 ही 3d2 होगा, +3 +4 एंड +1 नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को छोटा कर सकते हो। सारे आयन का कॉन्फ़िगरेशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल एलिमेंट चूज कर भी आंसर निकाल सकते हो। बाकी आप क्या कर सकते हो, Vanadium+3, Cr+4 और Mn+5 का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सारा का कॉन्फ़िगरेशन में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा 3d2 दिखेगा, यानी आंसर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, बोला गया कि आयरन का सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इन चारों में से। तो ध्यान देना, आयरन का 26 होता है, और जब आप फिलअप करते हो तो आउटर मोस्ट में 3d6 फिलअप होगा। तो ध्यान देना, d6 जो होता है, d6 कहाँ दिया, बस ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन बोला गया है कि किस ऑप्शन का जो आयन है उसमें मैक्सिमम डी का अनपेल्ट्रॉन होगा। तो ध्यान देंगे, निकल+3 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 28 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा एस से, एक डी से, तो आर्गन 3d7 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, आपको पता है कि डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। इसको हम ड्रॉ कर लिए।
अब इसमें जब फिलअप करोगे तो D7 में कितना अनपेड होगा, तो इसमें अनपेड होगा 3। Fe+2 का मतलब होता है आर्गन 3D6, इसमें अनपेड कितना होता है, अनपेड होगा 4। जिंक प्लस का जो कॉन्फिगरेशन होता है ये होता है आर्गन 3D10 4s1, तो इसमें अनपेड होगा 1। कॉपर +1 का जो कॉन्फिगरेशन होता है ये आता है आर्गन 3D10, यानी इसका जो अनपेड होगा 0। तो सबसे जो अनपेड और मैक्सिमम को दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपके ऑप्शन बी में, यानी Fe+2 में। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान देंगे आपके एनसीईआरटी लाइन में लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल का जो जनरल फॉर्म होता है N-1 D 1 से 10 एंड NS 1 से 2। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो किस ऑप्शन से मैच करेगा, तो ध्यान देंगे आपके ऑप्शन से सी से सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, या बोल सकते हो मोस्ट सुटेबल जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। कहीं कहीं वेरिएशन होता है, इसलिए आपके एनसीईआरटी में D-N-S के पास 1 से 2 लिखा हुआ है, और यहाँ भी एक्सेप्शन बोला है PD में बेसिकली आउटर मोस्ट में S में 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये समझाया हुआ आपको। तो ये वेरिएशन होने के कारण यहाँ पे 1 से 2 लिखा हुआ है, तो आपके ऑप्शन में उतना वेरिएशन को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे S में 2 लिख दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा उसको हम टिक करेंगे, तो ऑप्शन सी हमारा क्लोजेस्ट आंसर हो सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको हम 4 एलिमेंट दिया हुआ है, उनका कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है। बोला है कि कौन सा एलिमेंट सेम फैमिली का पार्ट नहीं होगा। तो ध्यान देना, आप देखोगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी का जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है सिमिलर है। तो अगर एलिमेंट सेम फैमिली का होगा तो उनको कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिमिलर होना चाहिए। तो ए बी डी सेम फैमिली का पार्ट होगा, और जो सी ऑप्शन है वो सेम फैमिली का पार्ट नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा सी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कॉपर +2 का स्टेबिलिटी कॉपर +1 से ज़्यादा होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान देंगे कॉपर +1 का जो कॉन्फिगरेशन देखो होता है आर्गन 3D10। तो यहाँ से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, यानी कॉपर +2 करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये फुलफिल स्टेबल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, यानी यहाँ का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है जिसको हम IE2 बोल रहे हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर क्या होता है, इसका वैल्यू वेरी हाई होता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो फिर कॉपर +2 स्टेबल क्यों हो रहा है, तो ध्यान देंगे आपके एक्वस सॉल्यूशन में एक और फैक्टर टर्म आता है हाइड्रेशन का। तो हाइड्रेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, और साइज के क्या होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कॉपर +2 का चार्ज बढ़ चुका है और साइज छोटा हो चुका, तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। और हाइड्रेशन प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व करता है। तो जितना आपको IE2 चाहिए था उतना इसके हाइड्रेशन से निकल जाता है। तो हाइड्रेशन होने के कारण क्या होता है, जितना हाइड्रेशन जो एनर्जी निकला, हाइड्रेशन प्रोसेस कंपनसेट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू, इसलिए कॉपर का +1 से +2 में कन्वर्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये जो है आपके एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है, अब डी ब्लॉक में एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि बाहर से पूछा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली दिखेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया है जर्कोनियम एटॉमिक नंबर 40 और हफनियम एटॉमिक नंबर 72 का सिमिलर एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्यों होता है। तो ध्यान देंगे ये होता है ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब ध्यान देना इसका जो रीजन है आपके एनसीईआरटी लाइन्स में लिखा भी हुआ था, तो इसमें समझाया हुआ है कि इन लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है कि सेकेंड एंड थर्ड डी सीरीज का जो रेडियाई होता है सिमिलर हो जाता है। तो एग्जाम्पल में आपको जर्कोनियम और हफनियम में लिखा हुआ है कि दोनों का साइड नियरली क्या है, सेम है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1 मिनट के लिए रुकना है आपको
और देखना है कि आपके क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि आप बहुत बार इसमें गड़बड़ करते हो। आपसे इनकरेक्ट पूछेगा, आप जल्दीबाजी में क्या करते हो, करेक्ट ऑप्शन को टिक मार देते हो, तो काम नहीं करना है। तो आपसे बोला गया है इनकरेक्ट कौन सा होगा पता करो। तो ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया कि Cr+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा देन Fe+2 इन वाटर। अब ध्यान देंगे, इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के ई नोट वालों के टेबल में। तो अगर मान लेते हैं कि क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका +2 स्टेट क्या हो, खुद को भेजेगा +3 में, यानी खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो मेरे को चाहिए M+2 से +3 का ई नोट का वैल्यूज। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका M+3 से +2 जाने का वैल्यू दिया हुआ है, यानी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। मेरे को चाहिए उल्टा, मेरे को चाहिए +2 से +3 का वैल्यू चाहिए। मेरे को चाहिए किसका, मेरे को आयरन का चाहिए और क्रोमियम का चाहिए। तो ध्यान देंगे, आपका जो क्रोमियम का वैल्यू दिया हुआ है -0.41 दिया हुआ था +3 से +2 जाने का, तो उल्टा रिवर्स होने का वैल्यू कितना हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा +0.41, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, 0.41 हो जाएगा। सिमिलरली बात करते हैं आयरन का, तो आयरन का +0.77 दिया हुआ था रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.77। तो आप देखोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका बेटर है, तो +2 से +3 जाने का बेटर किसका है, क्रोमियम का। यानी पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी क्रोमियम +2 इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन Iron+2 इन वाटर, यानी क्रोमियम खुद को +2 से +3 भेजना चाहता है। इसका एक और रीजन बोला जाता है कि क्रोमियम का जो +2 स्टेट है, +2 से और +3 भेजेगा, जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये D4 से D3 में कन्वर्ट होगा। और आप पता है कि इसमें एक्वस मीडियम में वाटर लिगेंड की तरह काम करता है, और लिगेंड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे D का 2 लेवल बनाता है, T2G एंड EG लेवल। तो T2G लेवल जो नीचे का लेवल है वो हाफ फिल हो जाएगा, अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है हाफ फिल हो जाएगा। तो बहुत सा बुक में भी लिखा रहता है क्योंकि Cr+3 का T2G लेवल हाफ फिल्ड है, इसलिए क्रोमियम ऐसा करना चाहेगा। तो जैसे भी आप समझ लो कि आपका D यानी क्रोमियम +2 बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है देन आयरन। आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये भी सही है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दो दैट फॉर्म्ड व्हेन द स्मॉल एटम्स लाइक HCN आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल और लैटिस ऑफ मेटल, ये भी सही है। डी स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला हुआ आपको, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन +6 होगा, एंड डाइक्रोमेट में क्या होगा, +6 होगा। आर नोट सेम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में तो +6 आ रहा है ना, वो तो मुझे दिख भी रहा है +6 आ रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा आपका, इनकरेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे Cr+2 आयन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आप क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d4। इसमें अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, तो ये होगा 4। अब आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, √n+2। यहाँ पे n क्या बताता है, नंबर ऑफ अनपेल्ट्रॉन, और इसका यूनिट होता है बोर्स मैग्नेट्रॉन, BM वो लिखते हैं। n को इसमें आप 4 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा √24, यानी इसका वैल्यू मैच कर जाएगा 4.9 BM, यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो सिंपल आपके मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला का एप्लीकेशन था। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने अगर आता है आयंस का, तो सिंपली अनपेल्ट्रॉन काउंट कर लो, फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक कॉलम 1 दिया हुआ है और कॉलम 2 दिया हुआ है। दोनों में क्या किया गया है, आपको कॉलम 1 में मेटल आयन दिया हुआ है और कॉलम 2 में उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है। दोनों को आपको क्या करना, मैच करना है। तो कोबाल्ट+3 का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d6। इसमें अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, तो अनपेल्ट्रॉन का जो वैल्यू इसमें होगा ये होगा 4। अब 4 होगा तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होता है √24 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2, और यहाँ पे n होता है अनपेल्ट्रॉन्स को पुट करने से आपका आ जाएगा। अगर 4 रहेगा तो √24 होगा, यानी ए का जो मैच होगा 4 के साथ मैच होगा। अब ए के साथ 4 का मैच 2 जगह दिया हुआ, A and C में। अगला पॉइंट है क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो होता है
आर्गन 3d3। अब इसमें n कितना है, तो n होगा इसका 3। अब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √15, यानी क्रोम+2 का मैच होगा 5 के साथ, यानी b का 5, तो a का 4, b का 5। बस आपके पास एक ही जगह पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। सी में है Fe+3, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5, इसमें अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, √35 होगा, यानी सी मैच करेगा 2 के साथ। और डी जो है डी मैच करेगा, तो डी का Ni+2 में होता है आर्गन 3d8, इसका अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, अनपेल्ट्रॉन होगा 2। ठीक, अब इसको फॉर्म में पुट कर लो तो क्या होगा, ए मैच करेगा 1 के साथ। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास मैटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 2.84, आपसे बोला गया है 21 आयन का होगा। तो ध्यान देना, मैटिक मोमेंट के वैल्यू में जो इंटीग्रल पार्ट होता है, जैसे 2.84 का 2 है इंटीग्रल पार्ट और 0.84 है उसका डेसिमल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट का जो वैल्यू है वो बताता है कि सिस्टम में कितना अनपेल्ट्रॉन होगा। तो बताएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखना है कि किस में आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान देंगे आप देखोगे तो आपका जो निकल+2 है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d8, यानी इसमें अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, अनपेल्ट्रॉन 2 होगा, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि किस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन्वॉल्व नहीं है। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन ए है उसमें ही आपका, अगर आप Fe से FeCO5 बनाए हो तो Fe में ऑक्सीडेशन से 0 है। इनफैक्ट FeCO5 में कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आप Fe का x मानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x+5 इंटू 0 = 0 होता है, यानी x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी ऑप्शन ए में आपके आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। उसके अलावा B, C, D जहाँ भी देखोगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे आयरन को तुम हीट करो तो H2 गैस निकलेगा, वहाँ पे आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सेम क्या होगा, रस्टिंग प्रोसेस में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। डिक्लोराइजेशन वाले केस में क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और आयरन ऑक्सीडाइज करेगा, कॉपर को रिड्यूस कर देगा। ठीक, तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ध्यान देंगे आपके सामने एनसीईआरटी का मैंने लाइन भी लिख दिया है, तो उस लाइन को रिफ़र करके आप सिंपली बोल सकते हो कि ऑप्शन जो ए है, दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल, ए स्टेटमेंट क्या होता है, सही होता है, यानी ये करेक्ट होगा। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, ए भी सही होता है। ठीक, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये भी सही है, यानी अपने प्रॉपर्टी को क्या कहता है, रिटेन करता है। अब देखना आपका जो एनसीईआरटी में लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, दे आर केमिकली इनर्ट, बट आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ डी उसमें क्या लिखा हुआ, दे आर केमिकली रिएक्टिव। ये वर्ड ही इसको क्या कर रहा है, रिएक्टिव वर्ड क्या कर रहा है, सिस्टम को गलत कर दे रहा है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, रॉन्ग। तो ये था इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन डी होगा हमारे लिए मेरा आंसर। ए तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे आपके पास 4 अलॉय दिया हुआ और बोला है किस अलॉय में नॉन मेटल होता है। तो ध्यान देंगे आपका एनवार जो है उसका जो कंपोजिशन होता है आयरन निकल, तो इसमें दोनों मेटल है। आपका जो स्टील होता है, स्टील का कंपोजिशन यहाँ दिया हुआ है, इसमें आयरन निकल के अलावा कार्बन होता है। ठीक, तो कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, तो ऑप्शन जो बी होगा, बी यानी स्टील जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ये आपका नॉन मेटल कंटेन करता है। बाकी ऑप्शन को एक बार चेक करके आपको बताते हैं कि यहाँ पर नॉन मेटल क्यों नहीं है। तो बेल मेटल जो है, बेल मेटल में कॉपर एसन है, यहाँ पर नॉन मेटल नहीं है। और ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज में क्या है, तो ब्रॉन्ज होता है कॉपर एसन, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, नॉन मेटल नहीं होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा इसका करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि ट्रांजिशन मेटल का जो कैटालिटिक एक्टिविटी होता है, ट्रांजिशन मेटल का जो कैटालिटिक एक्टिविटी होता है वो क्यों होता है। तो ध्यान देना आपका एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी इज ascribed to their ability to adopt multiple oxidation state and to form complex। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, जो हमारे एनसीईआरटी की लाइन से मैच कर रहा है।
तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने बोला हुआ है कौन सा जो ऑर्डर है चारों में जो अपने इंडिकेटेड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सही से अरेंज नहीं किया हुआ है। तो ध्यान देंगे, पहला जो आपका ऑर्डर है उसमें हमको अरेंज क्या करना है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान देना, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा डी में उतना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कि Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 से +7 तक वैरी करता है, तो ये सबसे हाईएस्ट होगा। फिर क्रोमियम होगा, फिर वैंडियम होगा, फिर टाइटेनियम होगा। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर सही दिया हुआ है, एक करेक्ट होगा। नहीं था ना, यहाँ पे +3 स्टेट है दिया हुआ है और बोला है इसको हमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग। तो Mn+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होता है, Cr+3 में 3 होता है, Br+3 में 2 होगा और Tr+3 में 1 होगा। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। ये भी आपका ऑर्डर जो है करेक्ट है। नहीं देंगे ध्यान से, तो अगला ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान देंगे, आपके सामने मैं चलता हूँ एनसीईआरटी टेल पे। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, एटमाइजेशन दिया हुआ है, इसको आप फ्यूजन भी बोल सकते हो, इसे लिंक कर सकते हो आप। तो ध्यान देंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जो ट्रेंड आप देखोगे तो उसमें देखा ना, Mn का जो एटमाइजेशन वैल्यू होता है वो कम होता है क्रोमियम से और आसपास से कम होता है। जब एटमाइजेशन कम होगा तो उसका फ्यूजन इंथैल्पी यानी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, उसका लोअर होना चाहिए। इसका मतलब Mn का जो वैल्यू होगा क्रोमियम से तो लोअर होगा, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। तो आपका Mn का जो वैल्यू है वो पीछे होना चाहिए था, यानी ऑप्शन सी है इसका इनकरेक्ट, यानी सी जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं डी का। तो यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू अरेंज किया गया है। तो आपको पता है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्रोमियम D5 स्टेट पहुँच चुका है, तो इसलिए इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होता है वो Mn को क्रॉस कर जाता है, Mn को क्रॉस कर जाता है। लॉजिकली होना क्या चाहिए था, Mn का हाई होना चाहिए था क्रोमियम से, क्योंकि दोनों एक ही पेड़ का एलिमेंट है। बट चूंकि Mn D5 यानी अपने हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को पहुंच चुका है, इसलिए उसका जो वैल्यू है Mn को क्रॉस करता है। तो ये आंसर क्या होगा, यानी डी ऑप्शन जो होगा, डी ऑप्शन भी सही होगा। तो यानी अल्टीमेटली कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ, ऑप्शन सी वाला। अगर आप डी को चेक करना चाहते हो तो डी का जो वैल्यू भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ देखना, सेकेंड आंसर का वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देखोगे क्रोमियम का जो वैल्यू है वो Mn को क्रॉस कर गया यहाँ पे। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 ट्रांजिशन मेटल का लिस्ट दिया और बोला है इनमें से कौन सा होगा जिसका +2 से M आने का जो पोटेंशियल है उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो ध्यान देंगे, आपको लेके चलते हैं हम लोग डी ब्लॉक के एनसीईआरटी के टेबल पे। तो यहाँ पे जो +2 से M आने का पोटेंशियल जो है आप देखोगे सिर्फ एक ही एलिमेंट का पॉजिटिव है। किस एलिमेंट का पॉजिटिव है, कॉपर का। किसका, कॉपर का। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी होगा कॉपर। तो बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में कुछ आपका ट्रांजिशन मेटल का लिस्ट दिया और बोला है +2 स्टेट का स्टेबिलिटी के ऑर्डर को आपको अरेंज करना है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी +2 स्टेट का स्टेबिलिटी होगा, सबसे स्टेबल Mn+2 होता है, देन Rn+2 होगा, देन क्रोमियम+2 होगा, देन कोबाल्ट+2 होता है। तो ये था क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोगों के सामने 4 आयन का लिस्ट दिया और बोला इसमें कौन सा कलर शो करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो ध्यान देना, कलर शो करने के लिए सिंपली आप देखना कि किसमें डी सबसे पार्शली फिल्ड है, यानी D1 से D9 तक किसमें दिया हुआ है। तो जब भी डी पार्शली फिल्ड होता है तो उसमें डी ट्रांजिशन के कारण कलर शो करता है। तो आप देखना ऑप्शन बी का जो एलिमेंट है टाइटेनियम+3, इसका जो कॉन्फिगरेशन होता है होगा आर्गन 3D1, यानी इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कलर शो करेगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपके पास 4 ऑप्शन है जहाँ पर 2-2 आयन्स का लिस्ट लिया हुआ है। बोला है किस ऑप्शन में दोनों का साइज सिमिलर होगा। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन सी होता है जर्कोनियम हफनियम। तो ध्यान देना, जर्कोनियम हफनियम का साइज सिमिलर होता है ड्यू टू लैंथेनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो उनके आयनिक फॉर्म का भी साइज क्या होगा, सिमिलर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों लोग बोला गया है कि इन चारों कॉन्फ़िगरेशन में से कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जीक्यूट करने का टेंडेंसी होगा। तो ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर जो है वो डिपेंड करता है कितना डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है।
तो जहाँ में डी में एन पेल्ट्रॉन हाईएस्ट होगा वहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर क्या होगा, लार्ज होगा। तो ध्यान देंगे आपका जो ऑप्शन बी है, बी यानी एम जो होता है, इसमें क्या होता है, ये अपना हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी यानी एम होगा। यानी एम जो होता है +2 से +7 तक का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी बताना है इन सारे एलिमेंट्स का। तो ध्यान देना, इनको हम लोग अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड Mn। तो नॉर्मली इधर ये बढ़ना चाहिए था वैल्यू, बट आपको पता है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपका जो क्रोमियम होता है वो हो जाता है D5। तो इसका जो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी होता है वो Mn को क्रॉस कर जाता है, तो हाईएस्ट हो जाएगा क्रोमियम, हाईएस्ट हो जाएगा क्रोमियम, यानी क्रोमियम यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्रोमियम होगा पहले, फिर Mn होगा, फिर V होगा, फिर Ti होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर है एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन बोला गया है कि किस ऑप्शन में दोनों आयन कलर शो करेगा एक्वा सॉल्यूशन में। तो ध्यान देना, एक्वा सॉल्यूशन में कलर शो कर रहा है तो आपका जो कॉन्फिगरेशन होना चाहिए उसमें डी जो है पार्सली फिल होना चाहिए, यानी डी में जो इलेक्ट्रॉन होगा D1 से D9 तक कुछ भी हो सकता है। जब भी ऐसा होगा तो क्या होता है, ये कलर शो करता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो अब देखना किस केस में दोनों में आयन में आपका डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, D1 से D9 तक भी कुछ भी चलेगा। तो आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी में निकल +2 में क्या होता है, D8 होता है, और Ti+3 में क्या होगा, D1 होगा। तो इन दोनों में क्या डी सबसे पार्शियल फील्ड है, तो दोनों आयन क्या होगा, एक्वस मीडियम में कलर को शो करेगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 ट्रांजिशन मेटल लिया और बोला है किसका थर्ड आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, आपके पास एलिमेंट क्या, वैनेडियम है, क्रोमियम है, Mn है एंड आयरन है। तो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी मतलब सबका +2 सेट होगा। आपको +2 से +3 भेजना है। तो आपको पता है कि Mn का जो +2 सेट है उसमें आपका आउटर कॉन्फिगरेशन 3D5 हो चुका है, यानी आपका डी सबसे हाफ फील्ड है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो थर्ड आयनेशन का वैल्यू जो होता है वो इन चारों में क्या होगा, हाईएस्ट होगा, यानी आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन बोला गया है कि एक्वस मीडियम में कौन सा आयन कलरलेस होगा। तो सिंपली है, जब आपके आयन में D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन हो उस केस में आयन एक्वस मीडियम में क्या होगा, कलरलेस होगा। तो ये ध्यान देना, इन चारों आयन में स्कैंडियम जो +3 होता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3D0 होगा, ND में 0 स्टेट पहुंचा हुआ है, यानी इसमें एनपेल्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये डी ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा और कलर को शो नहीं करेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा जो प्रॉपर्टी होता है ट्रांजिशन मेटल का जो एसोसिएटेड होता है देयर कैटालिटिक एक्टिविटी से। तो ध्यान देंगे, एनसीडी के लाइन में लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल का जो एबिलिटी है टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये इसके एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो ट्रांजिशन मेटल है वही रिस्पॉन्सिबल होता है देयर कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड लिया हुआ है, सारे में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और बोला है इनको इनके बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ध्यान देना, अलॉन्ग द पीरियड में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, जो पहले आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी है, ये हमारे लॉजिक से मैच कर रहा है। टाइटेनियम का बेसिस हाईएस्ट होगा, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर आयरन। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, बोला गया इसमें कि कौन सा एलिमेंट होगा जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर जो मैक्सिमम शो करने का जो लॉजिक होता है डिपेंड करता है वो आपके डी में कितना एनपेल्ट्रॉन है। तो आपका जो Mn होता है, Mn में आउटर मोस्ट S में तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है, साथ में D में 5 अनपेड होता है। इसी कारण क्या होता है, ये +2 से लेके +7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। इनफैक्ट आपके एनसीडी में टेबल दिया हुआ है, वो भी मैं लिख के यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखना, Mn जो होता है +2 से +7 तक सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी आपका जो आंसर होगा ये होगा Mn। ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बच्चों बोला गया इसमें कौन सा आयन कलरलेस होगा, तो ध्यान ना, कलरलेस होने का लॉजिक सिंपली है कि जब भी आपका आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा D0 या D10, तो ये कलरलेस होगा एक्व सॉल्यूशन में। तो ध्यान ना, ये D0 D10 में किस ऑप्शन में को दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में मुझे दिखेगा स्कैंडियम+3, ये होता है आर्गन 3D0, यानी ये कलरलेस होगा एक्व सॉल्यूशन में क्योंकि ये डी ट्रांजिशन शो नहीं कर सकता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया कि बेल मेटल किसका अलॉय होता है, तो बेल मेटल में कॉपर और टिन होता है, यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, इसका करेक्ट होगा। ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है इनमें से किस में ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन से 0 है, तो आप देखना ऑप्शन नंबर डी में FeCO5 है। इसमें CO न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें अगर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट को आप x मानते हो तो x+5 × 0 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसमें Fe का ऑक्सीडेशन रेट 0 आएगा, तो हमारा जो डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला कि इसमें से कौन सा आयन आपको इम्पार्ट कलर करेगा इन एक्वस मीडियम में, तो ध्यान ना, कलर शो करने के लिए आपका डी में इलेक्ट्रॉन 1 से 9 तक कुछ भी होगा चलेगा, तो ये डी ट्रांजिशन के कारण कलर शो करता है। तो ध्यान देना इन सब ऑप्शन में बस Cr+3 आयन जहाँ पे है, जहाँ पे होगा आर्गन 3D3, यानी डी में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी D1 से D9 वाले केस में लाई कर रहा है। बाकी हर केस में क्या है, सब में D10 है, यहाँ भी D10 है, यहाँ भी D10 है, और सी वाले में D0 है। तो D0 D10 के जो केस होता है वो कलर शो नहीं करता, यानी आंसर अपना डी करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि एक ट्रांजिशन मेटल है जिसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D4 है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, इसका नॉर्मल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये हो जाएगा आर्गन 3D5 एंड 4s2 हो जाएगा। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैच किससे करता है, Mn से, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 25 होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने कुछ कंपाउंड्स एंड आयन लिखे हुए हैं और बोला इसमें से कलरलेस कौन कौन होगा, तो ध्यान देना जब भी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग D0 या D10 का केस आपको दिखेगा तो कलरलेस हो जाएगा। TiF6-2 में Ti का +4 स्टेट है, तो इसमें क्या होता है, इसका D0 केस होगा, यानी क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। COOF3- में कोबाल्ट का स्टेट जो होगा ये +3 होगा, तो ये होता है D6, यानी एक कलर शो करेगा, ठीक है। ऑप्शन जो Cu2Cl2 में कॉपर का +1 स्टेट होता है और D10 केस होगा तो ये भी कलरलेस होगा, यानी TiF6-2 एंड Cu2Cl2 ये दोनों कलरलेस होने वाला है। NiCl4-2 वाले में निकल +2 स्टेट में है, जो कि होता है आर्गन 3D8, यानी इसमें भी क्या होगा D8 है, मतलब अनपिल्ट्रॉन है, तो इसमें डी ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक। डी सबसे पार्सली फील्ड है, मतलब जिसमें डी ट्रांजिशन होगा मतलब कलर शो करेगा। तो बस जो कलर शो कौन नहीं करने वाला है, तो TiF6-2 एंड Cu2Cl2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सही होगा बी। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों बोला गया कि मरकरी ओनली मेटल होता है जो लिक्विड होता है आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसा क्यों होता है, तो मरकरी का जो मेटालिक बॉन्डिंग होता है बहुत वीक होता है, यानी इसका जो आंसर होगा बी होगा। इसलिए इसका बॉन्डिंग जो कि वीक है, इसलिए इसका स्टेट लिक्विड होता है रूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा इनकरेक्ट होगा। तो आपके पास टोटल 5 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO यानी +2 स्टेट में ऑक्साइड फॉर्म करेगा विच आर आयनिक इन नेचर। तो ध्यान ना ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्कैंडियम इकलौता ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता +3, यानी इसका +2 स्टेट में ऑक्साइड पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जो भी ट्रांजिशन मेटल है उसका +2 स्टेट का ऑक्साइड जो होगा वो होता है आयनिक नेचर का। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट। सेकंड बोला गया है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड अटेन इन स्कैंडियम टू मैंगनीज, ये भी सही है, यानी मैंगनीज तक जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके ग्रुप नंबर से क्या कहता मैच करता है। ए बी स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट होगा, यानी ए और बी करेक्ट होगा, ठीक। सी स्टेटमेंट का बात करते हैं कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम V2O
V2O3 टू V2O4 देन V2O5, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैंडियम का तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। ये गलत है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है आपका बेसिसिटी क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी सी इनकरेक्ट होगा। हम ई का बात करते हैं तो क्रोमियम का जो +2 स्टेट है बेसिक नेचर का होता है, +3 स्टेट क्या होता है एम्फोटरिक होता है, तो बी स्टेट में क्या होगा करेक्ट होगा। तो ABE करेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे सी है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो तो ध्यान देना आपके पास जो है बस ऑप्शन ए बचेगा जो कि करेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको डी स्टेटमेंट अगर आपको उतना याद नहीं है कि डी स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है कि V2O4 डिजॉल्व इन एसिड टू गिव VO4 माइनस सॉल्ट, तो ध्यान ए बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपको याद नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बना सकते हो। बस आपका ऑप्शन जो ए है यानी सी एंड डी आर ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग 5 स्टेटमेंट्स। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया जब आपका मीडियम न्यूट्रल हो या फिर फ्रेंडली बेसिक हो तो उस केस में जो KNO4 होता है वो आपके I- आयन को कन्वर्ट करता है IO3- आयन में। इस प्रोसेस में एक खुद को रिड्यूस करता है। तो बोला गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंगनीज का है वो कहाँ से कहाँ चेंज करेगा। तो नीचे मैंने रिएक्शन लिख के दिखा दिया है। इसमें Mn है, MnO4 माइनस है, खुद को भेजता है MnO2 में, यानी MnO4 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है जो कि चेंज करता है MnO2 में +4 में, यानी जो चेंज होगा मैंगनीज का +7 to +4 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ए था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि मैग्नेट यानी MnO4-2 एंड पर मैग्नेट यानी MnO4- ये दोनों आयन टेट्राहेड्रल क्यों होता है। तो ध्यान देंगे आपके पास एनसीडी के लाइन्स भी है और यहाँ आपको फिगर भी बनाया हुआ है। दोनों टेट्राहेड्रल होता है, दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 होता है। तो यहाँ बताया हुआ है कि टेट्राहेड्रल इसलिए होता है कि क्योंकि द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, यानी आपका जो आंसर होगा आपका आंसर बी होगा करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, सॉल्यूशन और उसका आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है जब आपका मीडियम न्यूट्रल या फेंटली बेसिक हो तो उस केस में KNO4 जो होता है आपके पोटेशियम आयोडाइड के I- को कन्वर्ट करता है आयोडेट आयन में, यानी X में कन्वर्ट करता है। तो आपसे पूछा गया है कि X क्या होगा, तो आपको पता है कि X क्या होता है IO3-। नीचे रिएक्शन लिख के भी दिखा दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला कि आपके सामने 4 आयन दिया हुआ, बोला कि इसमें कौन सा ऐसा होगा जो TD ट्रांजिशन एग्जिबिट करेगा और साथ में पैरामेटिक भी होगा। तो ध्यान देंगे डी ट्रांजिशन शो करने के लिए आपके पास D0 और D10 नहीं होना चाहिए। तो आप इन सब में देखोगे तो आपका जो MnO4-2 है इसमें Mn का +6 स्टेट है, यानी इसमें D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या है पैरामेटिक भी होगा, डी ट्रांजिशन शो भी करेगा। तो इसका आंसर डी होगा। बाकी हर जगह देखो तो सब में D0 केस है, ठीक है। तो बाकी सब जो है वो आपका डायमेटिक होगा और डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। बाकी सब में कलर का रीजन होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर एक्सपेक्ट्रा। तो इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन डी होगा ये होगा करेक्ट। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि इसमें से कौन सा गैस है जो आपके KNO4 सोल्यूशन को इजीली डिक्लोराइज करता है। तो ध्यान देना इसका आंसर होता है SO2। SO2 खुद को ऑक्सीडाइज करता है सल्फेट आयन में और KNO4 को रिड्यूस करता है इन एसिडिक मीडियम में। MnO4- खुद को भेजता है Mn+2 में और +2 में आने के बाद क्या हो जाता है कलरलेस हो जाता है। तो ऑप्शन इसका ए होगा करेक्ट आंसर। ए था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है जब SO2 पास करते हो आप एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ K2CO7 से तो उसके इसमें क्या होता है ध्यान देना आपका SO2 का ऑक्सीडेशन होता है सल्फेट में और K2CO7 में जो +6 स्टेट है खुद को रिड्यूस करता है +3 स्टेट में। अब ये दोनों आयन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा तो Cr2SO4 होल्थेस बना लेगा। अब क्रोमियम का जो +3 स्टेट है इसका कलर क्या होता है, कलर होता है इसका ग्रीन। तो ग्रीन कलर का आपका फॉर्मेशन होगा क्रोमियम सल्फेट का। तो ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट आंसर इसका। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है इन चारों में से किसका कंप्लीट आयोनाइजेशन करने पे आपका लिस्ट अमाउंट ऑफ KNO4 यूज होगा। तो ध्यान देंगे
आपको सिंपली यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन होगा। तो जिस केस में ऑक्सीडेशन में लिस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे एंड लॉस होगा, उसी में आपका लिस्ट अमाउंट ऑफ KNO4 यूज होने वाला है। तो ध्यान देंगे हर केस में हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन का कितना इलेक्ट्रॉन यूज होने वाला निकाल लेते हैं। तो आपका जो Fe पहला केस हम बात कर रहे हैं, FeSO3 में Fe+2 स्टेट में है और सल्फाइड में है आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा +2 से +3 में है। तो यहाँ पे 1 का लॉस होगा और यहाँ पे सल्फाइड से जाएगा सल्फेट में, तो यहाँ पे लॉस होगा 2 का फर्दर, क्योंकि सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 से +6 जा रहा है, तो यहाँ 2 का लॉस होगा। तो नेट लॉस कितना होगा, 3 का लॉस होगा। अगर बात करते हैं हम लोग फेरस ऑक्सीडेट में, तो Fe जाएगा +2 से +3 में, तो यहाँ पे लॉस होगा 1 का। और ऑक्सीलेट आयन जो जाता है CO2 में, तो यहाँ ऑक्सीलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 और CO2 मतलब +4, तो +3 से +4 में अल्टीमेटली चेंज होगा 1 का 2 में चेंज होगा 2 का, तो यहाँ पे 2 का लॉस होगा। तो नेट लॉस क्या होगा, 3 का यहाँ भी लॉस होगा। हम सी का बात करते हैं, फेरस नाइट्राइट में, तो इसमें Fe+2 सेट में, तो +2 से कहाँ गया +3 में, तो यहाँ पे लॉस कितने का, 1 का। और आपके पास 2 नाइट्रेट आयन है, तो यहाँ पे NO2- कहाँ जाता है, नाइट्रेट में जाएगा, कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे चेंज कितने का हुआ है, +3 से +5 यानी 2 का चेंज हो रहा है। और आपके सॉल्ट में 2 मोल, आपके फेरस नाइट्राइट में 2 था N, तो यहाँ पे नेट चेंज कितने का, 4 का होगा। तो 1 + 4 का सम क्या होगा, 5, यहाँ 5 का लॉस नेट होने वाला है। हम ऑप्शन डी का बात करते हैं, डी में फेरस सल्फेट है, तो इसमें Fe का चेंज होगा +2 से +3 में, तो यानी चेंज कितने का हो रहा है, चेंज हो रहा है 1 का। और सल्फेट में ऑलरेडी आपका सल्फ़र जो है प्लस स्टेट में ऑलरेडी है, तो इसका ऑक्सीडेशन फिजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर नेट चेंज होगा 1 का, यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला ऑप्शन डी में। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर कम लॉस होगा तो आपका MnO4 भी रिड्यूस कम होगा, यानी इसका अमाउंट क्या होगा, कम यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों यही था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि एक्वस KMnO4 और H2O2 का रिएक्शन आपको लिखना है इन एसिडिक कंडीशन में। तो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ एनचेरिक लाइन्स। MnO4- इन एसिडिक मीडियम इन H2O2 में होता क्या है, MnO4- जाता है Mn+2 में, और H2O2 का ऑक्सीडेशन होकर चला जाता है O2 में। तो आपको बच जाएगा Mn का +2 सेट एंड आपका O2 बनेगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है इन चारों स्टेट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ध्यान देंगे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपको, ऑन पासिंग H2S थ्रू K2Cr2O7 सोल्यूशन मिल्की कलर ऑब्जर्व। स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे क्या होता है, H2S से सल्फ़र का -2 स्टेट से सल्फ़र में भेजते हैं, और जो सल्फ़र फॉर्म करता है उसका मिल्की कलर होता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट ध्यान देंगे K2Cr2O7 का जो कलर होता है एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ऑरेंज होता है। ये भी सही है, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन जो होता है एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है। और ध्यान देना आपका डाइक्रोमेट आयन जो होता है उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। अगर मीडियम बेसिक होता है तो बेसिक मीडियम में यहाँ पे खुद को चेंज करता है क्रोमेट में, जिसका कलर होता है येलो। तो आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। K2Cr2O7 सॉल्यूशन बिकम येलो ऑन इंक्रीजिंग द pH बियॉन्ड 7। तो ध्यान देना अगर आप K2Cr2O7 को डालते हो बेसिक मीडियम में तो ये खुद को चेंज करता है आपके क्रोमेट आयन में, और कलर जो होता है उसका येलो हो जाता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी का हम बात कर रहे हैं। तो सोडियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट में वॉल्यूमेट्रिक लाइसिस में इसमें लिखा हुआ है कि सोडियम डाइक्रोमेट को प्रेफर करते हो, जो कि रॉन्ग है, ये नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है, हाइग्रोस्कोपी होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो इसका वेइंग मुश्किल होता है, यानी इसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि एटमॉस्फेयर से अफेक्ट होता है। इसलिए हम लोग K2Cr2O7 को प्रेफर करते हैं इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ऑप्शन जो बी होगा इनकरेक्ट होगा। और चूँकि क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से इनकरेक्ट कौन होगा, तो बी इनकरेक्ट, यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि K2Cr2O7 का कलर ग्रीन होता है जब हम इसे ऐड करते हैं सल्फाइड आयन। तो सिंपली होता है कि जो सल्फाइड आयन इसमें है कन्वर्ट होता है सल्फेट में, और क्रोमियम का जो इसमें है ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होकर होता है Cr+3 में।
अब यहाँ पे दोनों मिलके सॉल्ट बनाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस, और क्रोमियम का जो +3 स्टेट होता है ग्रीन होता है, तो इस +3 स्टेट के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, सिस्टम ग्रीन होता है। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर ए हो जाएगा। क्रोमियम सल्फेट यानी +3 स्टेट उसमें है, उसके फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ए था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ मोल ऑफ KNO4 रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ K इन एल्कलाइन मीडियम। तो ध्यान देना, आपके पास यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है। तो बैलेंस इक्वेशन निकाल के क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपका 1 मोल जो I माइनस है वो 2 मोल KNO4 यानी MnO4 माइनस को रिड्यूस करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि K2Cr27 को हीटिंग करेंगे बेसिक मीडियम में, तो क्या होगा, ध्यान देना। बेसिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट आयन है खुद को भेजता है कहाँ पे, खुद को भेजता है क्रोमेट में, यानी बनाएगा CrO4-2 बनाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने KMnO4 का रिएक्शन लिखा हुआ भी था ऑक्सिलिक एसिड के साथ, और उसको बैलेंस किया हुआ है। बोला गया है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 के साथ कितना ऑक्सिलिक एसिड कंज्यूम होगा। तो ध्यान देना, इसका मिलीमोल निकाले तो मिलीमोल 2 आता है। अब ध्यान देना, 2 के लिए आपका ऑक्सिलिक एसिड कितना होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन होना चाहिए कितना, 5 होना चाहिए। तो 2 मिलीमोल के लिए कितना होना चाहिए, 5 मिलीमोल आपका आंसर होना चाहिए। अब आप देखोगे कि इसमें आपका 5 मिलीमोल ऑक्सिलेट आयन या ऑक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, आपका जो 5 मिलीमोल जो है ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन डी में है, 50 ml इंटू 0.1 मोलर। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बच्चों मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि K2Cr27 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें इसका ऑक्सीडेट होता है +6, इन ऑप्शन सी होगा करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है गैडोलिनियम का लो वैल्यू ऑफ थर्ड आइंथैल्पी क्यों होता है। तो ध्यान देंगे, आपके पास GD जिसका एटॉमिक नंबर होता है 64, उसका मैं कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपके पास NCERT का टेबल दिया हुआ है, आप 64 को फोकस करो। तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें एक्सेप्शन होता है, याद रखना एक्सेप्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5D में इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर आप थर्ड 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वहाँ कहाँ से निकलेगा, 5D से निकलेगा। और इसके निकलने के बाद आपका जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f7 होगा, यानी खुद क्या हो जाएगा, हाफ फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ फिल हो जाएगा। यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये हाफ फिल होगा, तो इसका हाई एक्सचेंज एंथैल्पी होगा। आपको पता है कि हाफ फिल और फुल फिल में क्या होता है, हाई एक्सचेंज एनर्जी होता है। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट लैंथेनाइड्स के लिए इनकरेक्ट है। तो पहला आपका स्टेटमेंट है यूरोपियम सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ध्यान, यूरोपियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 63। अब इसमें क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनन 4f7 6s2। तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो, इसको +2 में भेजते हो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जेनन 4f7 जो कि स्टेबल रहेगा ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, इसलिए बनना चाहता +2 सेट में। तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द बेसिसिटी डिक्रीज इन द आयनिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम PR टू LU। तो ध्यान ना, जैसे जैसे आप PR टू LU जाते हो तो आपका रेडियस घटता है, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, तो इसका जो बेसिसिटी है डिक्रीज करता है। तो बी स्टेटमेंट में क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑल द लैंथेनाइड्स, यहाँ पे ऑल द लैंथेनाइड्स आर मच मोर एक्टिव देन एल्युमिनियम, ये जो है ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि लैंथेनाइड्स का जो रिएक्टिविटी होता है जनरली क्या होता है, एल्युमिनियम के जैसा होता है, उससे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं डी ऑप्शन का, तो C+4 सोल्यूशन वाइडली यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये भी सही है, क्योंकि सी जो है, सी खुद को +4 से +3 भेजना चाहता है, तो इसको हम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बच्चों लोग क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। मतलब इस क्वेश्चन का डिमांड था कि इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आप सामने पूछा गया है कि यूरोपियम 63
GD64 एंड TB65, इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस लेके दिखाना है। तो ध्यान देना, इनका तो लिखोगे, साथ में आपको पता होना चाहिए कि GD में एक्सेप्शन होता है। तो यूरोपियन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा 4F76S2, आपका GD में एक्सेप्शन होता है। तो ध्यान देंगे, आपके सामने मैं टेबल सेट कर दे रहा हूँ। यूरोपियम जो है उसका होगा 4F76S2, GD में एक्सेप्शन दिख गया आपको। और उसके बाद क्या है, कौन सा है आपके पास, 65 मतलब TB। तो TB जो है, TB में क्या है, 4F9 एंड 6S2 है। तो ध्यान देंगे आपका जो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन जो सही रहेगा, पहले यूरोपियम का देना है, देन आपको देना है किसका, GD का, और उसके बाद TB का। तो ऑप्शन बी हमारे आंसर से मैच करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि गैडोलिनियम जो कि 4F से बिलोंग करता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 64, उसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो ध्यान देना, GD के कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन होता है, इसको हम लोग बार बार देख चुके हैं। तो GD में क्या होता है कि 4F7 रहेगा, 5D1 होगा। तो आंसर बी इसके लिए करेक्ट होगा। और आपके एनसीईआरटी में चीज़ दिया भी हुआ है, तो आपके सामने मैं एनसीईआरटी टेबल में दिखा रहा हूँ, जहाँ पे GD जो है सो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बार बार नीट में आ चुका है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण किस एलिमेंट्स का साइज सिमिलर होता है। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन ए होगा जर्कोनियम एंड हॉफनियम, इनका साइज सिमिलर होता है और आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ध्यान देना, एनसीईआरटी का लाइन में शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपका जर्कोनियम जिसका साइज होता है 160 पिकोमीटर, हॉफनियम होता है 159 पिकोमीटर। तो आपके एनसीईआरटी का लाइन से ये भी आपको देखना है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो बोला गया है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता था। ये होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल या एफ सबसेल बोल सकते हो। तो इसका पुअर के बदले यहाँ पे आप लिख सकते हो नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। या ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। तो ड्यू टू नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, आपका जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट क्लाउड को क्या होगा, इजीली अट्रैक्ट करेगा और सेल आपके साइज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो चलो इस क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा लैंथेनाइड आयन डायमैटिक नेचर का होगा। तो ध्यान देना, जो YB होता है, YB का एटॉमिक नंबर 70 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनन 4F14 एंड 6S2 होगा। अब +2 में क्या होगा, एस का इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो ये निकाल दोगे अगर आप, यानी वही +2 में क्या होगा 4F14, और 4F14 में क्या होगा, एफ सबसे फुली फिल होगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 0 होगा, यानी क्या होगा डायमैटिक होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड में कॉमन होता है। तो ध्यान देना, सारा का सारा लैंथेनाइड का कॉमन और स्टेबल स्टेट होता है +3, आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब देखना जितना भी रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सारे में लैंथेनाइड का एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट सारे में क्या है +3 लेके दिया हुआ है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज, ये सही है। अगला बात करते हैं हम लोग, एज ए रिजल्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ 4D सीरीज एंड 5D सीरीज आर हैव नो सिमिलरिटी। तो ये गलत है, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का होता है क्या है कि 4D और 5D का साइज सिमिलर होता है नाउन द ग्रुप में, तो उनका प्रॉपर्टी भी क्या होता है, सिमिलर होना चालू हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो सी दिया हुआ है, शील्डिंग पावर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट वीक, ये सही है। देयर इज नो डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ द एटम और आयन एज वन प्रोसीड फ्रॉम लैंथम टू ल्यूटेनियम, ये भी गलत है, क्योंकि ये साइज यहाँ पे फॉल करता है और ओवरऑल डिक्रीज को हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो हम लोग पढ़ी नहीं है। तो इस चारों सेट में आपका जो ऑप्शन बी होगा ए होगा इनकरेक्ट और हमारा यही आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है लैंथेनाइड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट होता है और ये 6 पेड का पार्ट होता है, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है 58 से, और इन कहाँ होता है 71 पे, यानी ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास 4 आयन दिए हैं +3 सेट में, और उनके साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना। तो ध्यान ना, जो लास्ट का 3 एलिमेंट है सब लैंथेनाइड सीरीज का पार्ट है। आप देखना ग्राफ में भी, जब आप लैंथेनाइड के अकॉर्डिंग मूव करते हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, जो ग्राफ में भी आपका दिखा हुआ है। तो इसका मतलब
साइज घटते जाएगा, तो जो जितना आगे होगा साइज उतना ही कम होगा। तो आपका जो ऑर्डर फॉलो होगा, सबसे बड़ा साइज इन तीनों में होगा लैंथनम का, फिर होगा यूरोपियम का, और फिर होगा आपका Lu+3। और जो y होता है, y आपका फिफ्थ पेड़ का एलिमेंट है, यानी इनसे पहले पेड़ का एलिमेंट है, क्योंकि बाकी सब आपके सिक्स पेड़ का एलिमेंट है। तो y का जो साइज होगा y+3 का, वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे बोला गया है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है लैंथनाइड्स का क्या होगा। तो सिंपल है, आपका उसमें S भर चुका होता है, D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, P भरा हुआ रहता है, ठीक है, और F सब सेल में इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता रहता है। यानी ऑप्शन जो A है करेक्ट मैच रहेगा इसका। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो ध्यान देंगे, अलॉन्ग द पीरियड में लैंथनाइड्स के लॉन्ग क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, वो भी डिक्रीज करता है। इसका मतलब जैसे आप राइट मूव करोगे बेसिटी क्या हो घटेगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लैंथनम का जो हाइड्रोक्साइड है Lu के हाइड्रोक्साइड से क्या लेस बेसिक है, जो कि गलत है, क्योंकि लैंथनम और Lu में आपका राइट साइड में कौन होगा, Lu होगा, तो उसका हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक होना चाहिए, ना कि लैंथनम का। तो ऑप्शन जो ए होगा इनकरेक्ट होगा और यही इसका आंसर होगा। बाकी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। तो लैंथनाइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ Ln+3 आयन डिक्रीजेज, ये सही है। लैंथनम इज एक्चुअली एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, ये भी सही है, क्योंकि लैंथनम एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं होता है, या फिर उसको लैंथनाइड्स हम नहीं बोलते हैं। कि लैंथनाइड्स क्या होता है, 58 से लेकर 71 तक का, लैंथनम बेसिकली 57 होता है, तो ट्रांजिशन फैमिली का पार्ट होगा। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस ऑफ जर्कोनियम में हॉफनियम आर द सेम ड्यू टू लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये करेक्ट है। तो इसका जो इनकरेक्ट था ऑप्शन ए था, जो कि हमारा आंसर था। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया बच्चों लोग लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। ध्यान देना, आपका लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण जर्कोनियम हॉफनियम का साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा लैंथनाइड्स के एलिमेंट्स के लिए। तो ध्यान देंगे, अब देखना, ऑल लैंथनाइड्स आर वेरी हाईली डेंस मेटल, सही है। मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथनाइड इज +3। तो आपको पता है कि जितना भी लैंथनाइड होता है उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है +3। तो कॉमन और स्टेबल स्टेट क्या होगा, +3, यानी आपका जो बी है बी भी करेक्ट होगा। लैंथनाइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द वन अदर बाय आयन एक्सचेंज, ये भी सही है। लास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है आपको डी में जो है, उसमें बोला गया है आयनी रेडियस ऑफ ट्राइवेलेंट लैंथनाइड्स स्टीडली इंक्रीजेज, ये गलत हो जाएगा। स्टीडली क्या होता है, डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो इंक्रीज लिखा हो इसका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो डी था ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ लोग बोला गया है इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, पहला जो स्टेटमेंट है एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, सही है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर फॉर द एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ध्यान देना, एक्टिनाइड में 5f का इन्वॉल्वमेंट होता है और 5f ऑर्बिटल का जो सिल्डिंग होता है और ज़्यादा पुअर होता है। तो इसमें एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंड होता है और लैंथनाइड से ज़्यादा ग्रेटर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला सी में कि मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथनाइड्स आर अ कलरलेस, ये गलत है। लैंथनाइड्स का खुद का कलर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंथनाइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो लैंथनाइड मेटल्स होता है तो ये कनेक्ट करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली आपका जो इनकरेक्ट होगा ऑप्शन सी होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बोला गया है कि आपके एक्टिनाइड्स में एक लार्ज नंबर ऑफ रेंज होता है ऑक्सीडेशन से शो करने का, जो कि आपके एनसीईआरटी टेल में दिया हुआ है, आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसका रीज़न पूछा गया, ऐसा क्यों होता है। होता क्या बच्चों इसमें कि आपका जो एक्टिनाइड्स का जो होता है आउटर मोस्ट होता है 7s, उसके बाद होता है 6d, उसके बाद होता है 5f। तो ये सब जो ऑर्बिटल का जो बीच के जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी घट जाता है। तो इनका एनर्जी जब कंपेरेबल होता है तो आपका 7s 6d के अलावा 5f का इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चालू करता है। इसके कारण क्या होता है, आपका लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चालू करेगा। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपस हमने कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं एक्टिनाइड्स फैमिली का और बोला गया है कि इसमें से कौन है जो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था। आपके सामने मैंने एनसीईआरटी का एक टेबल मैंने शेयर किया हुआ है। आप यहाँ देखोगे बस एक्टिनियम जो है इन चारों में जो +3 शो कर रहा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय द एक्टिनाइट्स देन लैंथेनाइट्स, और इसका रीजन क्या होगा, तो ध्यान देंगे इसका रीजन ये होता है कि आपका एक्टिनाइट्स का आउटर मोस्ट होता है 7s, उसके बाद होता है 6d, उसके बाद होता है 5f। तो जो 5f और 6d का बीच का जो एनर्जी गैप है, उसका एनर्जी गैप क्या घट जाता है, इससे क्या होता है जो 5f का इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा और लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन से शो करता है, जो कि विजिबल है आपके एनसीईआरटी के टेबल में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अपने सामने 4 एलिमेंट दिया और बोला है इन चारों में कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन से शो कर सकता है। तो ध्यान दें यहाँ आपका इसमें जो एम है, एम आपका एटनाइट फैमिली का पार्ट है, और एम आप देखोगे नीचे में मैंने टेबल शेयर किया एनसीईआरटी का, एटनाइट में दिया हुआ है। तो एम के पास 3, 4, 5, 6 ये चारों ऑक्सीडेशन से शो करता है। बाकी के पास इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि बाकी सब लैंथाइड फैमिली का पार्ट है जो नॉर्मली +3 सेट शो करता है। कुछ +3 के अलावा शो भी करे तो +2 एंड +4 से ज़्यादा शो नहीं करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका करेक्ट एनालिसिस। मूव होता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यहाँ पे मैं तो कॉलम दिया हुआ है और लेफ्ट में कैटलिस्ट है, राइट में प्रोसेस से लिंक करना है। तो ध्यान देंगे आपका V25 हम यूज करते हैं कहाँ पे, तो H2SO4 के प्रिपरेशन में कॉन्डेट प्रोसेस में। TiCl4 और LCl3 होल थ्राइस का यूज हम लोग करते हैं आपके पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन में। इसको समझे बोला गया जिलेनाटा कैटलिस्ट। तो आपका A से मैच करेगा R और 2 से मैच करेगा S। तो आपका एक ही आंसर जो है इससे मैच करेगा हमारा ऑप्शन A। तो ऑप्शन A आपका इसका करेक्ट होगा। तो बाकी भी चेक कर लो। जो PDCl2 है उसका यूज करते हैं हम लोग इथाइन टू इथेनॉल कन्वर्जन के लिए, और निकल कॉम्प्लेक्स जो है उसका यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ किसका, अल्काइंस के लिए। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, जब आप HgCl2 में आप I2 को डालते हो, ठीक है, और यहाँ पे I- भी है, तो आपका पेयर ऑफ स्पीसीज क्या फॉर्म करेगा, तो आपका फॉर्म करता है Hgi4 -2 फॉर्म करेगा, प्लस I2 और I- कंबाइन करके फॉर्म करता है I3-। तो अल्टीमेटली आपके पास Hgi4 -2 होगा और I3- होगा, यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू O2 इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा आयरन, ऑप्शन सी। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग जब कैलोमेल यानी Hg2Cl2 रिएक्ट करता है NH4OH के साथ, तो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है जिसमें मरकरी फॉर्म करता है प्लस HgNH2Cl फॉर्म करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन बोला गया है कि फोटोग्राफी फिल्म में क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है, तो बेसिकली होता है सिल्वर ब्रोमाइड HBr। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।